मैं अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मुसलमान और गैर मुसलमान, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई जो भी हैं, मैं सबको जोड़ने का काम कर रहा हूँ। कितना कामयाब होता हूँ ये चुनाव के बाद पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में 2022 के असम्बली इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं और यही वजह है कि सभी सियासी पार्टियां ज़ोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। आज मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया है और मायावती की पार्टी में बहुत तवील मुद्दत तक रह चुके नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, सवाल यही है कि आज मायावती ने जो सम्मेलन किया है और कहा है कि ये पार्क नहीं प्रदेश बदलने की अब ज़रूरत है, किस तरीके से देख रहे हैं उनके सम्मेलन को? और गुज़िश्ता जो उनके जो विपक्ष में बैठकर जो उन्होंने आवाज़ उठाया है, क्या देखते हैं कि आवाज़ सही तरीके से उठा पाई हैं? आपको तो एक लंबा तजर्बा रहा है उस पार्टी का। मैं बहन जी की इज़्ज़त करता हूँ, इज़्ज़त मैं सभी करता हूँ, और वही जितना मैं बहन कुमारी मायावती जी को जानता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी भी अपने आप को नहीं जानती। 2017 से लेकर अब तक 4.5 साल में तब आपने प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं किया। किसान 9 महीने से 10वां महीना शुरू हो गया, ठंडी गर्मी बरसात में भूखा प्यासा यूपी बॉर्डर में बैठा हुआ है, उनके ऊपर 3 काले कानून थोपे जा रहे हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी का एक कोई बच्चा कभी उनके पास गया, उनका सुख दुख में शामिल हुआ? किसान रामपुर में मरा, क्या वहां कोई बहुजन समाज पार्टी का गया? एक दलित हाथरस में एक दलित लड़की के साथ जुल्म होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, क्या कोई बहुजन समाज पार्टी का वहां गया? दारापुरी को जेल भेज दिया गया, क्या बहुजन समाज पार्टी का कोई आदमी, दलित के नाते ही दारापुरी दलित हैं, क्या वहां कोई गया? लखीमपुर में इतनी बड़ी वारदात हो गई, क्या कोई बहुजन समाज पार्टी का गया? नहीं गया। मेरी एक ज्ञानवर्धन कर दें कि 2017 से लेकर 2021 आधे से ज़्यादा निकल गया, 22 आने वाला है। क्या इस 4.5 साल में जुल्म जाति के खिलाफ, किसानों के हित में, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महिलाओं के ऊपर जुल्म जाति को लेकर के, व्यापारियों के ऊपर जुल्म जाति को लेकर के, अल्पसंख्यकों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, दलितों के ऊपर, बैकवर्ड के ऊपर जुल्म जाति के लिए, क्या 1 मिनट का भी बहुजन समाज पार्टी ने इस 4.5 साल में कोई धरना प्रदर्शन या विरोध किया? मुझे दिखा दें, बता दें कि यह धरना प्रदर्शन किया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये साफ चुनाव नज़दीक आ गया है। अब ये जो चुनाव का बिगुल बज रहा है कि सब अब आने वाला है, अब ये है, वो उसका असर सब पे है तो फिर उन पे भी है। अब वो कोई सम्मेलन करिए, उनका काम है। सिद्दीकी साहब, जब आप थे पार्टी में तो माना जाता था कि बीएसपी का एक मजबूत वोट बैंक मुसलमान है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि मुसलमान वहाँ से जो एमएलएज हैं ख़ास तौर से, वो दूसरी पार्टियों में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। क्यों मुसलमानों का एतमाद बहन जी से ज़ायल हो गया, ख़त्म हो गया? जिसको गद्दार कहा जाएगा उसके बाद क्यों वो हम बना रहेगा, और ये कहा जाएगा कि मुसलमान को हराने के लिए मैंने अपना वोट बीजेपी में ट्रांसफ़र करा दिया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरठ की रिकॉर्डिंग है, जो जब देखना चाहे, अभी देखना चाहे तो अभी सुनवा दूं। तो उसके बाद मुसलमान या कोई भी बिरादरी जिसको गद्दार कहा जाएगा वो क्यों वहाँ रहेगा? क्या लगता है आने वाले इंतखाबात में जो मुसलमानों का एतमाद रहा है एक तवील अरसे से, वो एतमाद हासिल कर पाएंगी? और कांग्रेस कहाँ दिख रही है इन चीज़ों में? देखिए, जहाँ तक उनका सवाल है, उनको अपनी फ़िक्र है, हमको अपनी पार्टी की फ़िक्र है, और हमें जो फ़िक्र है उसके तहत हमारी कोशिश जारी है। अभी हमने 75 घंटे गांव देहात में रोक करके, सो करके, खा करके, पी करके, मजदूरों से, किसानों से उनकी समस्याएं सुन करके, उनसे सुख दुख बांट करके हमने अभी गुजारे।
अब हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं और जल्दी ही और कार्यक्रम आने वाले हैं। तो कांग्रेस वो पार्टी नहीं है कि चुनाव के टाइम पे आगे आए, क्योंकि सोनभद्र का जब मामला आया था तो चुनाव के 3 साल बकाया थे। जब तो सबसे पहले वहाँ प्रियंका जी नजर आई थी। जब किसानों का मामला आया तो सबसे पहले प्रियंका जी राहुल जी नजर आए। जब हाथरस का मामला आया तो प्रियंका जी राहुल जी नजर आए। जब रामपुर का मामला आया किसान की हत्या का तो वहाँ प्रियंका जी राहुल जी नजर आए। बिजनौर का, मेरठ का, सहारनपुर का अगर मामला कोई आया तो वहाँ प्रियंका जी राहुल जी नजर आए। लखीमपुर का मामला नजर आया तो वहाँ प्रियंका जी राहुल जी नजर आए। तो देखिए, हम लोग दूसरों के दुख सुख में शामिल होकर के उनका सुख तो छोड़ें, हम दुख बांटने के लिए, हम का मतलब कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रही है और आगे रहेगी, ये हमारा प्रयास है। नसीमुद्दीन साहब, उत्तर प्रदेश की सियासत में जो मुस्लिम क़यादत है वो चंद ही चेहरा है। एक ज़माना था कि नसीमुद्दीन को भी मुस्लिम अपना कायद तस्लीम करता था, भरोसा जताता था और बड़ी तादाद में वोट भी करता था। वो एतमाद क्या फिर से आप कांग्रेस पार्टी में ला पाएंगे, और अगर ला पाएंगे तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। मैं सबसे पहले इंसान हूं, बाद में मुसलमान हूं। अगर इंसान ही नहीं हूं तो मुसलमान कहां से आ गया भाई? और मेरा ये सोचना है कि अगर मुझे अपनी इज्जत कराना है तो मुझे पहले दूसरे के सामने वाले की इज्जत करनी होगी, और उसी इज्जत के तहत मैं अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मुसलमान और गैर मुसलमान, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई जो भी हैं, मैं सबको जोड़ने का काम कर रहा हूं। कितना कामयाब होता हूं ये चुनाव के बाद पता चलेगा। मेरी कोशिश ये है और मुझे उम्मीद भी है कि अगली हुकूमत जो 2022 में बनेगी वो कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनेगी। आज असदुद्दीन ओवैसी दौरा पर हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने अपनी पार्टी में अतीक अहमद अंसारी की बीवी को शामिल किया और ये कहा कि जो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या इस तरीके के नाम हो वो नेता बाहुबली हो जाते हैं, जबकि राजेश और इस तरीके के नाम होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं। कितनी सदाकत आप देखते हैं, और क्या इसमें, चूँकि आप पे भी कई सारे इल्ज़ाम लगते आए हैं? अगर ओवैसी साहब की बात की जाए तो ओवैसी साहब जब जब यूपी में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने न सही छुप करके घी के दिए जलाते हैं, क्योंकि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी का 90% काम आसान कर जाते हैं। मैंने कभी भी जाति धर्म की, मैंने कहा, मैंने राजनीति नहीं की। मैं इंसान और इंसानियत की बहाली की बात करता हूं। ओवैसी साहब ने किसको शामिल कराया ये उनका मामला है, कौन शामिल हुआ ये उनका मामला है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप हैं। लेकिन बाहुबली का आरोप तो जो जिन नेताओं पे लग रहा है, अतीक अंसारी हो या मुख्तार अंसारी हो या आप पे भी कहीं कहीं पसे पर्दा जो लोगों के दरमियान चेमी गोइयाँ हैं, उसको किस तरीके से देखें? मेरे ऊपर क्या है थोड़ा क्लियर कर दीजिए, तो मैं पहले अपना क्लियर करूं, फिर बाकी बाहुबली जो आप कह रहे हैं उनका करूं। मुझे अपने बारे में नहीं मालूम है कि मेरे ऊपर क्या लग रहा है, थोड़ा वो क्लियर कर दीजिए तो मैं उसकी सफाई दे दूं, ताकि जिनको आप दिखाएं तो पता तो चले कि मेरे ऊपर क्या लग रहा है। मुझे ही नहीं मालूम क्या लग रहा है, थोड़ा वो क्लियर कर दीजिए कि मेरे ऊपर क्या लग रहा है। कोर्ट से आदेश आए थे, कुछ गिरफ्तारियां हुई थी आपकी? देखिए, धरना प्रदर्शन अगर नहीं करेगा कोई नेता तो नेता कहाँ से हुआ? कौन सा ऐसा नेता है जो धरना प्रदर्शन करने में जेल नहीं गया? एक बार नहीं 100 बार जेल भेज दें हमको। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को तो आए दिन जेल भेजते थे। इतनी बार भेजा कि भेजते भेजते सरकार ही परेशान हो गई। तो क्या मतलब वो क्रिमिनल हो गए, वो बाहुबली हो गए? मेरे खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमे न थे न हैं। अपराध से मैं चिढ़ता हूँ, अपराध से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ। अब आपकी दूसरी बात का जवाब दे दूँ, मुकदमे तो आपके ऊपर भी लगाए जा सकते हैं एक साजिश के तहत।
झूठे मुकदमे कि आप कुछ काम ना कर पाए। देखिए साहब, जो आदमी बढ़ता है उसके दुश्मन होना लाजमी, और जब मैं आगे बढ़ के अपनी पार्टी का काम करूंगा तो किसी न किसी का वोट काटने की कोशिश करूंगा। जिसका कटेगा, अगर वो सत्ता पे है तो रगड़ेगा मुझे कि मैं काट ना पाऊं। इसके अलावा कुछ नहीं। जहां तक दूसरों की बात है, देखिए साहब, कोई वो ओवैसी साहब की पार्टी में कोई पहली पार्टी में नहीं गए। कांग्रेस छोड़ करके कौन सी ऐसी पार्टी है जहां वो नहीं गए? तो कौन सी नई पार्टी में गए? वो अपना गए। जिनको आप बाहुबली कह रहे हैं, अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ बाहुबली हैं कि नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ भी मुकदमे हैं, सुनता हूँ जेल में हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो कोई पहली पार्टी में थोड़ी गए। इसका मतलब ये कि जिन जिन पार्टियों में गए वो सारी पार्टियां गलत हैं, तो फिर ओवैसी साहब भी गलत होंगे। बहुत शुक्रिया। तो जाहिर है कि ATV भारत से ख़ास बातचीत करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। ATV भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।